गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप लोग सुन पा रहे हैं? हाँ, लिंक शेयर कर दिए हैं। चलिए, तो बहुत बढ़िया है। तो आज एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का जो पहला कल हम लोगों ने लेक्चर किया था, आज उसका सेकेंड लेक्चर है। और इसमें भी हम लोग एक सीमित समय के भीतर जितने भी एमसीक्यू हो सकेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के, उन सारे एमसीक्यू पर चर्चा होगी इसके अंतर्गत। तो रंजना जी हैं, रितिका जी, लाडली, नेहा, मोना, अजय, अतुल, रितिका, सबको गुड आफ्टरनून। चले फिर बिना देर किए हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि ये अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म पर आपको लॉ से संबंधित जितने भी एग्जाम हैं, जैसे पीसीएसजे हो चाहे एपीओ हो, सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कराई जाती है। और यहाँ पर आपको पीसीएसजे की प्रिपरेशन कराई जाती है। और इसके लिए जैसे उत्तराखंड पीसीएसजे की जो परीक्षा होने वाली है, खैर वो तो अब आज 26 है ना। हाँ, तो आज एक टेस्ट था, खैर इसको छोड़ते हैं। फिर उसके बाद एकलव्य जुडिशियरी हिंदी फाउंडेशन बैच करके एक 27 अप्रैल से, यानी कल से एक बैच की शुरुआत हो रही है। और ये एजुकेटर हैं जो आपको हिंदी में पढ़ाएंगे। यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की सुविधा है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये हिंदी में बैच शुरू हुआ है, इसको लाभ ले सकते हैं। बाकी आप एमपी के हो चाहे अदर स्टेट का हो, उसके लिए कम्प्रिहेंसिव बैच एक 20 अप्रैल से शुरू हुआ है। रैंक इन्हेंसमेंट प्रोग्राम के तहत आपको यूपी मेंस की परीक्षा के लिए आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। उसके अलावा आपको पंजाब के लिए, मतलब जहाँ के लिए भी मेंस की परीक्षा नज़दीक होगी, उसके मेंस की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। उसके अलावा सारथी 5.0 एक बैच है, सारथी 5.0 कॉम्प्रिहेंसिव बैच। ये 13 अप्रैल से शुरुआत हो रहा है, 12 महीनों का ड्यूरेशन है इसमें। उसके अलावा आप देख सकते हैं रैपिड बैच भी हर स्टेट को टारगेट करते हुए चलाए जाते हैं यहाँ पर। और एक रेगुलर लिंकिंग बैच भी 1.0 है, ये भी 3 अप्रैल से शुरुआत हुई। तो इतनी सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। तो बिना देर किए हम लोग अब अपने प्रश्न पर आते हैं कि कौन सा आज का पहला प्रश्न होगा। आज का पहला प्रश्न होगा, ये है हमारा। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है। और आप समझिए कि जितना कल बड़े बड़े प्रश्न थे और प्रश्न ही समझ में नहीं आ रहा था, तो आज ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। आज उत्तर भले न आए, लेकिन प्रश्न समझ में आएगा। तो हम लोग जल्दी जल्दी सॉल्व करेंगे, बीच बीच में कुछ क्वेश्चन हो जाने के बाद हम उसका रिवीजन भी करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग, और आज भी है और कल भी रहेगा। कल भी इसका लेक्चर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का रहेगा, क्योंकि 2 दिन में कंप्लीट हो नहीं पाएगा। शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि नैसर्गिक न्याय से क्या तात्पर्य है? किसी वाद को नैसर्गिक विधि से निर्णित करना, किसी वाद को युक्तियुक्त ढंग से निर्णित करना, कि किसी वाद को पूर्ण विचार कर निर्णित करना, कि किसी वाद को अधिवक्ता के माध्यम से निर्णित करना। क्या सही लग रहा है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सही बता रहे हैं आप लोग? सही है बेटा कोमल? तो ये आपका हो जाएगा आंसर कि किसी वाद को युक्तियुक्त ढंग से निर्णित करना। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विकास कब से माना जाता है? 26 जून 1950, 28 जून 1950, 30 जून 1950 कि 22 जून 1950? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 जून 1950। आयुषी पांडे, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑडी अल्टरम पार्टम के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्रतिलक्षित होता है? साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत करने का अधिकार, मौखिक सुनवाई का अधिकार, दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना, उपयुक्त सभी। ऑडी अल्टरम पार्टम।
इसका प्रॉपर अर्थ है दूसरे पक्ष को भी सुनवाई का अवसर देना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय का अर्थ है विवाद का निर्णय विवेचन द्वारा करना चाहिए, कि विवाद का निर्णय तर्क के द्वारा किया जाना चाहिए, विवाद का निर्णय प्राकृतिक नियम द्वारा करना चाहिए, कि केस का निर्णय पूरी तरह से करना चाहिए। इसका क्या मतलब होगा? प्राकृतिक न्याय का मतलब होता है कि विवाद का निर्णय विवेचन के द्वारा किया जाना चाहिए। अब विवेचन में सब चीजें आ जाएंगी, विवेचन में सब चीजें आ जाएंगी। सब चीज का मतलब लॉ और तर्क दोनों, केवल तर्क नहीं और केवल लॉ नहीं। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब कि पूरी तरीके से उसको निर्णित करना। नेक्स्ट है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में जारी किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया, किस केस में? उसका सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी जारी किया गया, ये किस केस में कहा था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों पर भी लागू होगा। ये इसमें से जो ऑप्शन है उसके हिसाब से यही सही। नैसर्गिक न्याय के नियमों में कठोर अनुपालन की अनिवार्यता है, न्यायिक निर्णयों पर, अर्ध न्यायिक निर्णयों पर, प्रशासकीय निर्णयों पर, कि अर्ध न्यायिक निर्णयों, प्रशासकीय निर्णयों पर, दोनों पर? नैसर्गिक न्याय के नियमों का पालन न्यायिक निर्णयों पर किए जाने की अनिवार्यता है। प्रणाम बेटा सुलेखा। नेक्स्ट, दूसरे पक्ष को भी सुनो के नियम के अतिक्रमण का प्रशासनिक कृत्य पर क्या असर पड़ता है? मात्र अनियमितता है, अकृत एवं शून्य है, कि अवैधता है, कि शून्यकरणी है? दूसरे पक्ष को सुनो का अतिक्रमण होने पर क्या परिणाम होगा? ये अकृत एवं शून्य हो जाएगा। तेज ज्यादा हो रहा है क्या? कि मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार का प्रमुख वाद निम्न में से किस प्रकार के पक्षपात पर विवेचन करता है? धन संबंधी, व्यक्तिगत पक्षपात, विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, विभागीय पक्षपात? मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार व्यक्तिगत पक्षपात से संबंधित, व्यक्तिगत पक्षपात से। नेक्स्ट, अधिकार का मूल तत्व जो सुना जाता है, सुरक्षा के लिए अवसरवादिता, व्यक्तिगत सुनवाई, सुरक्षा का उचित समय, उपरोक्त में से कोई नहीं? अधिकार का मूल तत्व जो सुना जाता है, सुरक्षा के लिए अवसर देना। सुरक्षा के लिए अवसर देना। निम्नलिखित में से कौन पक्ष, अभी मैं 20-25 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तो मैं आपका फिर से रिवाइज कराऊंगा। निम्नलिखित में से कौन पक्षपात की परिधि में नहीं आता है? गुड आफ्टरनून मीनू। धन संबंधी पक्षपात, वैयक्तिक पक्षपात, विषय वस्तु संबंधी पक्षपात, कि न्यायिक पक्षपात? पक्षपात की परिधि में नहीं आता, ऑप्शन नंबर न्यायिक पक्षपात। निम्नलिखित दूसरे पक्ष को सुनो सिद्धांत का भाग नहीं है, कि दूसरे पक्ष को मौखिक सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए, दूसरे पक्ष के गवाहों को प्रति परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए, उसे अपने गवाहों के परीक्षण का अवसर मिलना चाहिए, उपरोक्त सभी? क्या सही होगा इसमें?
सभी ही लग रहा है, ज्यादा प्रोबेबल आंसर तो सही। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अपवाद नहीं है? अव्यवहारिकता, विधायी कार्यवाही, अधिदिष्ट विरुद्ध नियम, विधायी आवश्यकता। नहीं बता पाएंगे, इसको मैं ही बता देता हूं, अधिदिष्ट विरुद्ध नियम, ये इसका अपवाद नहीं, बाकी सब अपवाद है। प्रशासनिक कार्यवाही पर ऑडी अल्टरम पार्टेम के उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ता है? ऑडी अल्टरम पार्टेम के उल्लंघन का क्या प्रभाव पड़ता है प्रशासनिक कार्यवाही पर? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। शून्य और अकृत एवं शून्य यानी शून्य होता है। वेरी गुड। नेक्स्ट है कि ऑडी अल्टरम पार्टेम की क्या मुख्य विशेषता है? सुनवाई के बिना नोटिस जारी करना, उनके खिलाफ प्रतिकूल कार्यवाही करना, अधिकारों से वंचित करना कि नोटिस? तो सही ऑप्शन हो जाएगा नोटिस। 85 तक पहुंच जाएगा तो रिवाइज करेंगे फिर से कि युक्तियुक्त संभाव्यता की कसौटी निम्नलिखित के लिए कसौटी: संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेने के लिए, सिविल दायित्व अधिरोपित करने के लिए, एक अधिनियम को चुनौती देने के लिए कि पक्षपात का विनिश्चय करने के लिए। युक्तियुक्त संभाव्यता की कसौटी निम्नलिखित की कसौटी है: पक्षपात का विनिश्चय करने के लिए, पक्षपात का विनिश्चय करने के लिए। नेक्स्ट है कि नैसर्गिक न्याय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नैसर्गिक न्याय के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पूर्व नोटिस नैसर्गिक न्याय का आवश्यक सिद्धांत है। प्रत्येक पक्ष को सुसंगत साक्ष्य जिस पर वह निर्भर करता है प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाना चाहिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत कल्प न्यायिक कार्यों में भी प्रयुक्त होते हैं। कौन सा कथन असत्य है? वेरी गुड। रंजना, कोमल, नेहा, सुलेखा, अतुल, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। नहीं, नैसर्गिक न्याय के नियमों को कभी छोड़ा नहीं जा सकता। नेक्स्ट, गलत उत्तर बताइए। नैसर्गिक न्याय के नियम से आशय कोई भी व्यक्ति स्वयं अपने मामले में निर्णय नहीं कर सकता। किसी व्यक्ति को बिना सुनवाई का अवसर दिए दंडित नहीं किया जा सकता। सी कहता है सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक नहीं है, परंतु प्रभावित पक्षकार को मात्र कारण बताओ नोटिस देना ही काफी होगा। पक्षपात रहित न्यायाधिकरण द्वारा सुने जाने का अधिकार। क्या है इसमें से सही ऑप्शन? का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर, वेरी गुड, सी। ये ऐसा आंसर है कि अपने आप पकड़ में आ जा रहा है कि हम गलत हैं, आप हमको पकड़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? नैसर्गिक न्याय प्रशासी विधि में आदर्श तत्व है। इन अर्थों में नैसर्गिक न्याय को जाना जाता है नैसर्गिक विधि के रूप में, दैवीय न्याय के रूप में, कार्रवाइयों में निष्पक्ष व्यवहार के रूप में कि लोकहित के रूप में। कौन सही? नैसर्गिक न्याय प्रशासी विधि में आदर्श तत्व है। इन अर्थों को नैसर्गिक न्याय को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी दिया है इसमें। ठीक, तो अब हम रिवाइज करेंगे जितना क्वेश्चन भी आप लोगों ने सॉल्व किया, अब उस क्वेश्चन को आप रिवाइज करेंगे और आप देखिए कि कुछ हल्का फुल्का आइडिया है कि नहीं।
नैसर्गिक न्याय से तात्पर्य है कि किसी वाद को युक्तियुक्त ढंग से निर्णित करना। अगला, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विकास हुआ था कब? ऑप्शन नंबर ए 26 जून 1950। ऑडी अल्टरम पार्टेन के अंतर्गत निम्न में से कौन सा अधिकार प्रतिलक्षित होता है? दूसरे पक्ष को सुनवाई का अवसर देना। प्राकृतिक न्याय का अर्थ है विवाद का निर्णय विवेचन द्वारा करना चाहिए। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में जारी किया गया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने घोषित किया था। किस केस में? आप बताए थे, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। नैसर्गिक न्याय के नियमों में कठोर अनुपालन की अनिवार्यता है। न्यायिक निर्णयों पर, अर्ध न्यायिक निर्णयों पर, प्रशासकीय निर्णयों पर या अर्ध न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णयों पर? तो न्यायिक निर्णयों पर। अगर दूसरे पक्ष के सुनो नियम का अतिक्रमण किया जाता है तो कार्रवाई क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। मिनरल डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम स्टेट ऑफ बिहार किस प्रकार के पक्षपात की बात करता है? ये बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिगत पक्षपात की बात करता है। अधिकार का मूल तत्व जो सुना जाता है, इसका मतलब है सुरक्षा के लिए अवसरवादिता। कौन पक्षपात की परिधि में नहीं आता? गजला नमस्ते। न्यायिक पक्षपात। दूसरे पक्ष को सुनो सिद्धांत में सारी चीजें आती हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का अपवाद नहीं? अधिदिष्ट विरुद्ध नियम। ये सेम क्वेश्चन हो गया। ऑडी अल्टरम पार्टेम का उल्लंघन होगा तो शून्य एवं अकृत होगा। ऑडी अल्टरम पार्टेम की क्या मुख्य विशेषता है? नोटिस। युक्तियुक्त संभाव्यता की कसौटी निम्नलिखित के लिए कसौटी है। पक्षपात का निश्चय करने के लिए। नैसर्गिक न्याय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुसरण किए जाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो उन्हें छोड़ा जा सकता है। ये बात गलत है। इसके बाद हम लोगों ने प्रश्न देखा था कि गलत उत्तर बताना है। नैसर्गिक न्याय के नियम से आशय है ऑप्शन नंबर सी। और आज का जो अभी हम लोगों ने किया था, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो कार्यवाहियों नैसर्गिक न्याय प्रशासनिक विधि का आदर्श तत्व है। इनमें नैसर्गिक न्याय को जाना जाता है कार्यवाहियों में निष्पक्ष व्यवहार के रूप में। ये बात गलत है। तो यहां तक हम लोगों ने किया था। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। पता नहीं कहां से ये सब क्वेश्चन बनाते हैं कि प्रश्न तक नहीं समझ में आता, उत्तर कहां से आ गई। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। कम से कम हम 200-400 MCQ ही सॉल्व कर लेंगे तो कुछ तो बन जाएगा, कुछ तो लाभ रहेगा। नेक्स्ट है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन निम्न प्रकार की कार्यवाहियों में किया जाना चाहिए। न्यायिक कार्यवाहियों में कि न्यायिक कल्प कार्यवाहियों में कि प्रशासनिक कार्यवाहियों में कि सभी कार्यवाहियों में? इसका पालन सभी प्रकार की कार्यवाहियों में की जानी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से संबंधित नहीं है? ऑप्शन है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता, न्याय किया ही नहीं जाना चाहिए अपितु स्पष्ट एवं असंदिग्ध रूप से किया गया प्रतीत होना चाहिए, न्यायाधीश को सीजर की पत्नी की भांति संदेह से परे होना चाहिए, और राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से कौन संबंधित
नहीं है ना। ऑप्शन नंबर नहीं, गलत। संदेह से परे होना नेचुरल जस्टिस का नियम है कि राज्य में के हक में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, ये नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करता। ये नेचुरल जस्टिस के ये दो तो सिद्धांत ही हैं कि कोई व्यक्ति अपने मामले में जज नहीं हो सकता और न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखना भी चाहिए। ये दो तो आप पढ़ते ही हैं। ये एक ठो अलग से घुसा दिया इसमें कि संदेह से परे होना चाहिए। हाँ, ये तो ठीक लग रहा, लेकिन अब ठीक तो वो भी नहीं था, लेकिन डी वाला जो है एकदम से नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड नहीं है कि राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो, या नेचुरल जस्टिस पर बेस्ड। ये है आपका अगला प्रश्न कि नीचे दिए गए कूटों का सही प्रयोग करते हुए दोनों को मिलाना है और फिर उसके बाद ABCD करना है। दिख रहा है तो ठीक है ना, स्किप कर दें इस प्रश्न को, स्किप कर देते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए प्रक्रियात्मक नियम उपयुक्त कथन को विचार करते हुए कौन सा न्याय संगत है। किसी भी व्यक्ति को अपने ही कारण में न्याय नहीं देना चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपने स्वयं के कारण में न्याय नहीं देना चाहिए, उपयुक्त सभी, न तो ए और न ही बी। ऑप्शन नंबर ए, किसी भी व्यक्ति को अपने ही कारण में न्याय नहीं देना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए। दूसरे पक्ष को सुनो का नियम सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। यह सुनवाई होनी चाहिए केवल लिखित रूप में, मौखिक रूप में, लिखित या मौखिक, लिखित या मौखिक दोनों, लिखित तथा मौखिक दोनों। दूसरे पक्ष को भी सुनो का नियम सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, लिखित या मौखिक, किसी भी प्रकार से सुनवाई के अवसर। नेक्स्ट है कि पक्षपात के खिलाफ नियम के पालन पर बिंदु के तहत चर्चा की जा सकती है। आर्थिक पूर्वाग्रह, व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और विषय के रूप में पूर्वाग्रह। व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में फैसला किया? व्यक्तिगत पूर्वाग्रह के तहत किस केस में चर्चा की गई है? ये कठिन है, बहुत बढ़िया लाडली। एक एक करपाइन केस बनाम भारत संघ। तो मुझे लगा नहीं आएगा आप लोगों को। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, अगर इसको पढ़ सकते हो तो बताइएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब ए पर 3 कर दीजिए, ए पर 3 कर दीजिए। व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष आना, यानी व्यक्ति बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरे पर क्या है, बी पर 1 कर दीजिए, लोक कर्तव्यों के निष्पादन पर बल देने याचिकाओं का विधिक अधिकार, परमादेश। फिर उसके बाद तीसरे पर क्या आ जाएगा, 4, सी पर 4, किसी प्राधिकार के से किसी व्यक्ति को लोक पद धारण अधिकार परीक्षा, लोक पद को प्राधिकार के बिना धारण करना अधिकार परीक्षारित, और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के उल्लंघन में अधीनस्थ न्यायालय की कार्रवाई जो हो जाएगी वो उत्प्रेषण याचिका। नहीं दिख रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, हम ध्यान ही नहीं दिया, आप लोगों का कमेंटर नहीं देख रहे थे। ये दिख रहा है?
कि सही उत्तर चुनिए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत क्या है? कोई भी व्यक्ति अपने खुद के वाद में न्यायाधीश नहीं हो सकता। कोई भी व्यक्ति बगैर सुनवाई के अपराधी या दोषी नहीं ठहराया जा सकता। केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल एक और दो दोनों सही है, में से कोई सही नहीं। क्या सही है उसमें? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति खुद के मामले में न्यायाधीश भी नहीं हो सकता और किसी भी व्यक्ति को दोषी तब तक नहीं ठहराया जा सकता जब तक कि वो अपराधी सिद्ध न हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि का शासन से संबंधित नहीं है? इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण, एडीएम जबलपुर बनाम एसके शुक्ला, एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ, जय सिंघानी बनाम भारत संघ। विधि का शासन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एसपी गुप्ता। एसपी गुप्ता वर्सेस भारत संघ। क्योंकि हमने कल बताया था ना कि इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण की केस अगर पूछे कि रूल ऑफ लॉ से संबंधित केस कौन सी है, तो आप इंदिरा गांधी को केस को ही लगाइएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये केस है। लेकिन कल चूंकि इंदिरा गांधी वाली केस नहीं थी तो हमने बताया कि न हो तो एडीएम जबलपुर वराम एसके शुक्ला का भी केस कर सकते हैं। तो ये दोनों केसेस तो उसी से है। बाकी एसपी गुप्ता अरे जय सिंघानी वाली केस तो नहीं मुझे पता है। गुड आफ्टरनून जय जेवा। नेक्स्ट, कि सुनवाई के अधिकार का मुख्य तत्व निम्न में से कौन सा है? व्यक्तिगत सुनवाई, प्रतिरक्षा सुनवाई, प्रतिवादों के समुचित समय, उपरोक्त सभी। मुख्य तत्व कौन सा है? तीनों सब, व्यक्तिगत, प्रतिरक्षा और प्रतिवादों के समुचित समय। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से किसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते? नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत इसमें से कौन से में लागू नहीं होते? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुदेशात्मक कार्यवाही में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते। ये बताइए, कूट को सही मिलाइए। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं होगा। कारण क्या है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों में कार्य में निष्पक्षता अपेक्षित है। इसमें से तो सच बता देंगे बिल्कुल, ये आर ए सही दोनों है और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है। गुड आफ्टरनून भीम जी। निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों में अनुप्रयोज्य है? कौन से केस में कहा गया था? प्रशासनिक कार्यवाहियों में भी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू होंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा एक एक क्रैपक बनाम भारत संघ। एक एक क्रैपक बनाम भारत संघ। मेनका गांधी के केस में कहा गया था, लेकिन अगर नेचुरल जस्टिस से ये केस हो क्रैपक तो क्रैपक लगाइएगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के संबंध में। ठीक है, तो प्रशासनिक कार्रवाइयों में अनुप्रयोज्य है, ये क्रैपक की केस। एक बार रिवीजन कर लीजिए इसका। एक बार इसका कहां तक हम लोग किए थे? 85 तक ना। देखिए,
नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का पालन निम्न प्रकार की कार्रवाइयों में किया जाना चाहिए। किस प्रकार की कार्रवाइयों में? तो सभी प्रकार की कार्रवाइयों में। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा था कि निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र नैसर्गिक न्याय के से संबंधित नहीं है? तो यह राज्य के हित में है कि मुकदमेबाजी का अंत हो। नेक्स्ट, ये कौन कर लेंगे? हाँ, ये देख लीजिए कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत प्रशासनिक कार्यवाहियों के लिए प्रक्रियात्मक नियम, इस कथन के संबंध में कौन से स्टेटमेंट सही हैं? किसी भी व्यक्ति को अपने ही कारण में न्याय नहीं देना चाहिए, सभी व्यक्तियों को अपने कारण न्याय देना चाहिए। इसमें ऑप्शन में ये था कि किसी भी व्यक्ति को अपने मामले में जज नहीं होना चाहिए। दूसरे पक्ष को सुनो का नियम सुनवाई के युक्तियुक्त अवसर दिए जाने की अपेक्षा करता है। यह सुनवाई कैसी? लिखित, मौखिक, लिखित मौखिक, किसी भी प्रकार की लिखित और मौखिक, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लिखित या मौखिक, किसी भी प्रकार की हो सकती है। रिवीजन है बच्चों। उसके बाद नहीं, ये भी छोड़ लेते हैं। हाँ, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद विधि के शासन से संबंधित नहीं है? तो विधि के शासन से संबंधित इसमें जो बात है वो एसपी गुप्ता बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। उसके बाद है सुनवाई के अधिकार के मुख्य तत्व में कौन नहीं है, कौन है? तो सभी चीजें हैं। कि किसमें नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत लागू नहीं होते? तो अनुदेशात्मक कार्रवाइयों में लागू नहीं होते। ये आपका अगला प्रश्न है। न्यायाधीश कोई अपने मामले में नहीं हो सकता और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत में निष्पक्षता जरूरी है, कारण ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर 1। गुड आफ्टरनून नेहा जी। कि निम्नलिखित में से किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया है कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत प्रशासनिक कार्रवाइयों में अनुप्रयोज्य हैं? एक क्रैपा की केस यहीं तक हुआ था क्या? हाँ, यहीं तक हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग, और आगे बढ़ने में मिथिलेश जी गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। चलिए अफरोज जी गुड आफ्टरनून। और ये अब अधिकरण से संबंधित है कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना निम्न में से किस तिथि को की गई थी? किस तिथि को की गई थी? यह है ऑप्शन नंबर सी, 1 नवंबर 1985 को। प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई थी। कौन सी धारा जोड़ी गई थी इसके परिणाम स्वरूप? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 323A और 323B। नेक्स्ट है प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होता है क्या? शीघ्र न्याय, कि त्वरित न्याय, कि उचित न्याय, कि ए और बी दोनों? प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत व्यक्ति को शीघ्र न्याय भी प्राप्त होता है और त्वरित न्याय भी प्राप्त होता है। क्या बात है, बात तो एक ही है। तो राजेश कुमार जी अब इसका आंसर दीजिए कि न्यायाधिकरण का मुख्य लक्षण है कि उसका सभापतित्व प्रशासनिक पदाधिकारी करते हैं, वे किसी विधि से बाधित नहीं होते, वे सरकार के निर्देश पर कार्य करते हैं,
उपयुक्त में से कोई सही नहीं। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, यदि प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्यप्रणाली अल्ट्रा वायरस है तो निम्नलिखित में से कौन सी रिट निर्गमित की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रोहिबिशन तथा सर्सियोरेरी मतलब प्रतिषेध तथा उत्प्रेषण। क्या है, कौन सी रिट जारी है? अगर उसकी कार्यवाही, जो न्यायाधिकरण है उसकी कार्यवाही अल्ट्रा वायरस है तो उसके लिए प्रोहिबिशन या सर्सियोरेरी यानी प्रतिषेध या उत्प्रेषण रिट जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्यतः कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? 1, 2, 3, 4। इस बार वाला जो सेशन हम लोग रिवाइज करेंगे ना, इस बार जो 25 क्वेश्चन हो जाएंगे तो रिवाइज करेंगे, उसमें आप देखिएगा कि आप सारे प्रश्न कर लेंगे। प्रशासनिक न्यायाधिकरण सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी 2। अभी आपने क्या देखा था कि न्यायाधिकरण अलग अल्ट्रा वायरस करेगा तो कौन सी रिट जारी होगी? प्रोहिबिशन या सर्सियोरेरी। उससे पहले आपने न्यायाधिकरण का मुख्य लक्षण ऑप्शन नंबर डी देखा था। फिर उसका प्रशासनिक न्यायाधिकरण का उद्देश्य क्या होता है? शीघ्र और त्वरित न्याय प्रदान करना। क्या जोड़ा गया था संविधान में? 323 और 323B। कब जोड़ा गया था? तो 42वें संविधान संशोधन से। कब लागू किया गया? तो वो 1 नवंबर 1985। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक अधिकरण में नियुक्त साधारण सदस्य किस अधिकतम आयु तक पद धारण करते हैं? सदस्य किस उम्र तक पद धारण करते हैं? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 62 साल तक। जैसे हाई कोर्ट के जज धारित करते हैं ना, तो उसी तरीके से ये भी 62 साल तक अपने पद को होल्ड करेंगे। नेक्स्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य होता है न्यायिक, न्यायिक और अर्धन्यायिक, अर्धन्यायिक कोई नहीं। प्रशासनिक न्यायाधिकरण कैसा काम करते हैं? इसको हम अर्धन्यायिक कहते हैं, उसे न्यायिक नहीं कह सकते, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी। नेक्स्ट, फ्रैंक समिति किससे संबंधित है? लोक निगम से कि प्रशासनिक अधिकरण से कि लोकपाल से कि न्यायालय से? ऑप्शन नंबर बी है प्रशासनिक अधिकरण से। ठीक। इंग्लैंड की फ्रैंक समिति कमेटी रिपोर्ट निम्नलिखित विषय पर थी? राजा और मंत्रिमंडल के बीच संबंध, संसद और जनता के बीच संबंध, प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच संबंध, उपयुक्त में से कोई नहीं। इंग्लैंड की फ्रैंक कमेटी रिपोर्ट निम्नलिखित विषय पर थी, किससे संबंधित थी? प्रशासनिक अधिकारी और नागरिकों के बीच संबंध के बारे में फ्रैंक कमेटी थी। वेरी गुड। गजला हो चाहे मोना हो, चाहे श्वेता हो, चाहे लाडली हो, सुलेखा हो, दीपाली हो, सब लोग सही बताए हैं। अफरोज हो, मिथिलेश हो, अजय। प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच संबंध बताता है। प्रशासनिक न्यायाधिकरण 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन कौन कर सकता है? राज्य प्रशासनिक प्राधिकरण का गठन राष्ट्रपति करेगा, उच्चतम न्यायालय करेगा, संसद करेगा कि राज्य सरकार करेगी? इसका भी गठन राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कि संसद द्वारा? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? ये की जाएगी ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा। घबराइए नहीं, मैं अभी 25 होगा तो पूछूंगा फिर। नेक्स्ट है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन निम्नलिखित की संस्तुति पर होता है। विजिलेंस कमीशन जो था वो कौन सी कमिटी के रिकमेंडेशन पर था? कोठारी, सीतलवाड़, संथानम, मांडले। कई बार ये प्रश्न रिपीट हुआ है, आप लोगों को पता होगा कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संथानम समिति की रिपोर्ट पर हुआ था और ये 1964 में हुआ होगा। नेक्स्ट, क्या है क्वेश्चन? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन 1964 में किस कमेटी के प्रस्ताव पर हुआ था? संथानम, वर्गीस, कालेकर, नारीमन। संथानम समिति की रिकमेंडेशन पर हुआ था। केंद्रीय जांच आयोग की नियुक्ति किस सन में हुई थी? 62 में, 64 में, 65 में, 66? बताइए मिथिलेश जी। वही विजिलेंस, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही हिंदी में केंद्रीय जांच आयोग कहते हैं, तो ये 1964 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है, सही उत्तर बताना है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन संसद के एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया, संसद के एक अधिनियम के अनुसरण में किया गया, गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया कि विधि मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया? केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कैसे किया गया था? गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया था। अगला प्रश्न, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त को पदच्युत या निलंबित किया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को, जैसे प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को, जैसे लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को, कि जैसे केंद्रीय जांच ब्यूरो के महानिदेशक को। केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य को कैसे हटाया जा सकता है या सस्पेंड किया जा सकता है? जैसे लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को किया जाता है, जैसे लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को किया जाता है वैसे ही इनको भी हटाया जाता है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के अधीनस्थ विधान समिति का गठन हुआ था कब? 1953 में, 1955 में, 1964 में कि 1965 में? राज्यसभा की अधीनस्थ विधान समिति का गठन कब किया गया था? 1964। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई को किस प्रकार का माना जाता है? शुद्ध न्यायिक, शुद्ध प्रशासनिक, अर्ध न्यायिक, उपयुक्त सभी? ये तो अभी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। हाँ, प्रशासनिक ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो होती है वो क्वासी जुडिशियल होती है, अर्ध न्यायिक होती है। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भर्ती एवं सेवा शर्तों संबंधी विवादों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की गई, कौन सी? ऑप्शन नंबर ए है प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम 1985। एक सेकंड,
मेरी आवाज क्लियर है? नेक्स्ट कर लेते हैं। कि केंद्रीय सही हो गया होगा। हाँ, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश कि भारत के विधि मंत्री? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? अभी थोड़ी देर पहले ये प्रश्न आया था ना, राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से कौन घरेलू अधिकरण की परिधि में नहीं आता है? घरेलू अधिकरण की परिधि में नहीं आता इसमें से कौन? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, आयकर अपीलीय अधिकरण। का सही आंसर हो जाएगा बार काउंसिल ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण पर हाई कोर्ट अधीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है? निम्नलिखित में से किस न्यायाधिकरण पर हाई कोर्ट अधीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है? राज्य भू राजस्व न्यायाधिकरण, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, राज्य श्रम न्यायाधिकरण के उपयुक्त सभी पर। किस न्यायाधिकरण पर हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट आर्टिकल 227 के अंतर्गत सब पर, चाहे वो कोई भी हो, है ना, सब पर वो अधीक्षण की शक्ति का प्रयोग करता है। नेक्स्ट, रिवीजन का समय जल्दी आ रहा है। कि निम्नलिखित के आधार पर एक न्यायाधिकरण के निर्णय को हाई कोर्ट रद्द कर सकता है कि उसका निर्णय उचित नहीं है, कि उस साक्ष्य का मूल्यांकन करने में साक्ष्य अधिनियम का पालन नहीं किया गया है, और कि उसने निर्णय का कारण नहीं दिया है, कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कि उसने निर्णय का कारण नहीं दिया है, इस आधार पर रद्द किया जा सकता है, क्योंकि साक्ष्य अधिनियम का पालन किया गया है या है नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकार के अंतर्गत भारतीय संसद ने प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम पारित किया था? किस अनुच्छेद से प्राप्त अधिकार के अंतर्गत प्रशासनिक अधिकरण पारित किया गया था? इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 323A के अंतर्गत। अनुच्छेद 323A के अंतर्गत। अब हम लोग रिवाइज करेंगे फिर से जहां से हम लोगों ने अभी छोड़ा था, और इसके बाद एक सेट और रहेगा। जितनी बार हमने रिवाइज किया है ना, एक एक बार करके, तो एक सेट और रह जाएगा। अब इसको रिवाइज करिए, देखिए आपको इजीली आ रहा है कि नहीं। इसलिए भी कर लेते हैं क्योंकि अगर आज ठीक से कर लेंगे ना, तो हम लोगों को कल ही केवल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ रहेगा, उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर पाएंगे। नहीं तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एक लेक्चर और लेना पड़ जाएगा। है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना निम्न में से किस तिथि को की गई थी? 1 नवंबर 1985। वेरी गुड। ये बताइए, 42वें संविधान संशोधन से 323 और 323A और B जोड़ा गया था। प्रशासनिक न्यायाधिकरण के अंतर्गत व्यक्ति को क्या प्राप्त है? शीघ्र न्याय और त्वरित न्याय, मतलब ऑप्शन नंबर डी। न्यायाधिकरण का मुख्य लक्षण क्या है? प्रशासनिक अधिकारी उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, वो किसी विधि से बाधित नहीं होता, सरकार के निर्देश पर कार्य करता है। उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन लगाया था हम लोगों ने डी में, सभी लगा दीजिएगा। नेक्स्ट, प्रशासनिक न्यायाधिकरण की कार्य प्रणाली अगर अल्ट्रा वायरस हो जाए तो कौन सी रिट जारी होगी? प्रोहिबिशन या सर्सियोरेट? प्रशासनिक न्यायाधिकरण को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भाग। प्रशासनिक अधिकरण में नियुक्त साधारण सदस्य किस आयु तक अपने पद पर बने रहते हैं? 62 साल तक।
प्रशासनिक न्यायाधिकरण का कार्य होता है कैसा? अर्ध न्यायिक। फ्रैंक समिति किससे संबंधित है? प्रशासनिक अधिकरण से। इंग्लैंड में फ्रैंक समिति का क्या काम था? प्रशासनिक अधिकारियों और नागरिकों के बीच रिलेशन बनाने का। प्रशासकीय प्राधिकरण अधिनियम 1985 के अंतर्गत राज्य प्रशासनिक अधिकरण का गठन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति करेगा। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करेगा। किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर इस आयोग का गठन हुआ था? तो संथानम कमेटी की। संथानम कमेटी 1964 में बनी थी। सतर्कता आयोग उसी के रिकमेंडेशन पर है। कब हुआ था? 64 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन गृह मंत्रालय के एक प्रस्ताव के अनुसरण में किया गया। कौन सा सही है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त और को पदच्युत या निलंबित कैसे किया जा सकता है? वैसे ही जैसे लोक सेवा आयोग के एक सदस्य को किया जाता है। राज्यसभा की अधीनस्थ समिति का गठन हुआ था, वही 1964। प्रशासनिक ट्रिब्यूनल को किस प्रकार का माना जाता है? ये तो क्वासी जुडिशियल होगा। केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के भर्ती एवं सेवा शर्तों संबंधी विवादों के लिए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कब की गई थी? प्रशासनिक अधिकरण 1985 के अंतर्गत। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। कौन घरेलू अधिकरण की परिधि में नहीं आता है? तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया। किस न्यायाधिकरण पर हाई कोर्ट के अधीक्षण की शक्ति का उपयोग कर सकता है? सब पर कर सकता है, 227 के अंदर। निम्नलिखित के आधार पर एक न्यायाधिकरण के निर्णय को हाई कोर्ट रद्द कर सकता है कि उसने निर्णय का कारण नहीं बताया। संविधान के किन अनुच्छेद में पावर दिया है प्रशासनिक अधिकरण के गठन करने? 323A। यहां तक हो गया था। अब हम इससे आगे बढ़ेंगे और ये लास्ट सेट है, समझ लीजिए। आज का ये लास्ट सेट रहेगा। हीरानाथ मिश्रा बनाम प्रिंसिपल राजेंद्र मेडिकल रांची उच्चतम न्यायालय ने निर्णित किया था क्या? ऑप्शन नंबर सी। ये देखिए अगला प्रश्न। प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के लिए आदेशात्मक प्रक्रिया संबंधी अपेक्षा होनी चाहिए। कानूनी प्रतिनिधित्व, प्रतिपरीक्षा, युक्तियुक्त निर्णय, उपयुक्त सभी। ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक न्यायाधिकरण शुद्ध प्रशासनिक कार्य करते हैं, शुद्ध न्यायिक कार्य करते हैं, शुद्ध वैधानिक कार्य करते हैं कि अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं? अब ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। इसका अर्थ होता है कि वो अर्ध न्यायिक कार्य करते हैं। चलिए अब आपका फेवरेट एरिया आ गया, रिट जुरिस्डिक्शन। ये तो बताएंगे सब कि किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं किया जा सकता। संसद के कि उच्च न्यायालय के कि कार्यपालिका के कि राज्य का विधानमंडल के, किसके विरुद्ध रिट जारी नहीं किया जा सकता? बताइए। माननीय उच्च न्यायालय के विरुद्ध रिट जारी नहीं किया जा सकता। AR अंतुले वर्सेस RS नायक के केस में कहा गया था ये बात।
प्राधिकार पूर्ण लेख जारी करने की शक्ति निम्न न्यायालय को है। कोई भी न्यायालय, जिला न्यायालय, केवल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। लेख का मतलब होता है रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? रिट जारी करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और हाई कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? आर्टिकल 32 के अंतर्गत, और हाई कोर्ट 226 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से किस रिट के संबंध में प्रांग न्याय का सिद्धांत लागू नहीं होता? रेस जुडिकाटा कौन से रिट में लागू नहीं होता? बताइए, रेस जुडिकाटा कौन से रिट में लागू नहीं होता? परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, अधिकारेक्षा। बिल्कुल सही है, बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के मामलों में रेस जुडिकाटा का नियम लागू नहीं। परमादेश रिट, इसको हम मैंडेमस कहते हैं, मैंडामस, वहां जारी नहीं किया जा सकता है जहां मौलिक अधिकार निम्नलिखित के द्वारा भंग होता है। संविधि के द्वारा, संविधि आदेश के द्वारा, कार्यकारी आदेश के प्राइवेट संस्थान। परमादेश की रिट वहां जारी नहीं किया जा सकता जहां मौलिक अधिकार ऐसे भंग हो, संविधि के द्वारा, संविधिक आदेश के द्वारा, कार्यकारी आदेश के द्वारा, प्राइवेट संस्थान के द्वारा। ऑप्शन नंबर वेरी गुड नेहा, प्राइवेट संस्थान, क्योंकि लोक कर्तव्यों का पालन करने के लिए लोक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी होता है ना? कि पब्लिक रिट जो, अरे क्या कहते हैं, पब्लिक सर्वेंट जब अपनी पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करता, उसीलिए तो ये रिट जारी होती है। कौन सी रिट है जो न्यायिक अथवा अर्ध न्यायिक प्राधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है? परमादेश, उत्प्रेषण, बंदी प्रक्षीकरण, अधिकारेक्षा। न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है। गलत बात, गलत जवाब। ये जो है ना, न्यायिक या अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जाती है उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यानी कि सर्सियोरेरी और प्रोहिबिशन रिट जारी होती है। तो आप जानते ही हैं कि सर्सियोरेरी रिट इसमें है, प्रोहिबिशन नहीं लिखा है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जब न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके काम करने लगे तो, या काम कर चुका है, तो उसको प्रभाव में न लाने के लिए ये रिट जारी होती है। ये आपका है, प्रशासनिक कार्यवाही का पुनर्विलोकन करने के लिए परमाधिकार रिट है। 2 बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट और परमादेश, 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और प्रतिषेध। ऑप्शन पढ़ लीजिए, कितना चिल्लाएंगे। ये 5 प्रकार की रिट है ना, 5 प्रकार की रिट है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, फिर अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण तथा प्रतिषेध। ये आपका अगला प्रश्न। सही उत्तर बताइएगा इस बार, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कि प्रतिषेध रिट तब जारी की जाती है जब अधिकारिता की अनुपस्थिति में अधिकारिता का दुरुपयोग किया गया, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण और कपट किया गया, देश की विधि का किसी भी तरह का उल्लंघन किया गया, उपयुक्त सभी। क्या सही है इसमें? चलिए डी ही लगा देते हैं। वैसे ध्यान रखिएगा कि जो है अधिकारिता का उल्लंघन करना और नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में अगर कोई कोर्ट काम करता है तो वो ही होता है। तो ऑप्शन नंबर डी प्रोबेबल है ऑप्शन। परमादेश का लेख निम्नलिखित स्थिति में जारी किया जा सकता है।
ऑप्शन ए, जब एक लोक अधिकारी कोई दुष्कृति करता है, जब लोक अधिकारी अपने विवेक का सही उपयोग नहीं करता, जब लोक अधिकारी अपने कर्तव्य का पालन करने में चूक करता है, या उनमें से कोई नहीं। कौन सी लेट? परमादेश, मैंडेमस रिट कब जारी होगी? ये भी अच्छा प्रश्न है। मैंडेमस रिट तब जारी होती है, ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, जब लोक अधिकारी अपने पब्लिक ड्यूटी को डिस्चार्ज नहीं करता है। सही उत्तर बताइए। उत्प्रेषण रिट का अनिवार्यतः अभिप्राय है कि तथ्य की त्रुटि को सुधारा नहीं जा सकता, अभिलेख को देखने से प्रकट विधि को की त्रुटि को सुधारा जा सकता है, नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी, वेरी गुड, अफरोज, जेबा, लाडली, दीपाली, राजेश, मिथिलेश, सब सही बता रहे हैं। नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है। तो नैसर्गिक न्याय के उल्लंघन में अगर कोई निर्णय आ गया तो उस निर्णय को पलटने के लिए यही कोर्ट से ऑर्डर कराया जाता है, तो उत्प्रेषण रिट जारी होती है कि ना 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 ना, निर्णय में हो गई गलती, इसको लागू नहीं होने देना है। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यायोज विधान के प्रक्रियात्मक नियंत्रण का घटक नहीं? पूर्वकालिक प्रचार, प्रकाशन, प्रभावित हितों से परामर्श, न्यायिक परामर्श। का सही ऑप्शन हो जाएगा न्यायिक परामर्श। परमादेश रिट प्रवर्तन के लिए निर्गत किया जाता है मनमाने कृत्य को, कि आज्ञापत कृत्य को, कि वैवेकिक कृत्य को, कि इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैंडेटरी जो एक्ट होते हैं ना, ऐसे एक्ट को करने के लिए परमादेश रिट जारी होती है। परमादेश यानी मैंडेमस की रिट किसके विरुद्ध नहीं हो सकती? भारत के राष्ट्रपति, संसद, स्थानीय प्राधिकारी, न्यायालय एवं न्यायाधिकरण। मैंडेमस रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? राष्ट्रपति के अगेंस्ट भी और पार्लियामेंट के अगेंस्ट भी। राष्ट्रपति के अगेंस्ट नहीं जारी हो सकती, संसद के अगेंस्ट जारी नहीं हो सकती, न्यायालय के विरुद्ध भी जारी नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर डी ज्यादा सही लग रहा है, क्योंकि सीधे सीधे जब न्यायालय आ गया तो परमादेश रिट कैसे जारी होगी इसके विरुद्ध? न्यायालय के विरुद्ध तो रिट जारी होती नहीं। भारत का राष्ट्रपति इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है। रिटों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के मामले में भारतीय न्यायालय की स्थिति है पूर्णतः बाध्य, न्यायालय द्वारा जारी रिटों की औपचारिकता बाध्य नहीं, कि उपरोक्त में से कोई सही नहीं। रिटों द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन के मामलों में भारतीय न्यायालय की स्थिति ये है कि बाध्य नहीं। निम्नलिखित में से किस लेख द्वारा हाई कोर्ट किसी व्यक्ति द्वारा कोई लोक पद धारण करने की वैधता का परीक्षण करता है? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध। ये तो बहुत आसान प्रश्न हो गया आपके लिए कि लोक पद कोई अगर अवैध रूप से धारण करता है तो कौन सी रिट जारी होगी? अधिकार परीक्षा रिट जारी होगी। हैबियस कार्पस नहीं, हैबियस कार्पस नहीं, को वारंटो कहते हैं इसको।
चलिए, घबराने की बात नहीं है, बहुत करीब है हम लोग आज के सेशन को समाप्त करने के। अधिकार परीक्षा की याचिका संबंधित है किससे? किसी व्यक्ति की अविधिक बंदी के लिए, किसी भी न्यायालय में क्षेत्राधिकार का अभाव, किसी भी लोक पद पर अवैध कब्जाधारी पर, उपरोक्त में से कोई नहीं। अधिकार परीक्षा रिट अभी आपने पढ़ा ना, हलवा, ऑप्शन नंबर 3, लोक पद पर अवैध कब्जाधारी। को वारंटो रिट जो होती है उसको दायर किया जा सकता है सार्वजनिक कार्यालय से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के द्वारा, एक कार्यकारी अधिकारी द्वारा अपनी आधिकारिक क्षमता में, किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी, निजी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं। किसी लोक पद को अगर कोई व्यक्ति हड़प लेता है ना, तो उसके लिए रिट जारी कराने का अधिकार किसी को भी है, चाहे हमको उससे कुछ लेना देना हो अथवा ना हो। कार्यकारी अधिकारी में आधिकारिक क्षमता में होना जरूरी नहीं है, कार्यालय से पीड़ित होना भी जरूरी नहीं। ठीक है, पीड़ित भी कर सकता है और ऐसा व्यक्ति भी कर सकता है जो पीड़ित ना हो। यहां शब्द अगर रहता ज्यादा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा, चाहे वो पीड़ित हो या नहीं, ये ज्यादा ऑप्शन सही हो जाता। प्रतिषेध रिट किसके विरुद्ध जारी नहीं हो सकती? कार्यकारी निकाय, न्यायिक निकाय, अर्ध न्यायिक निकाय के उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि प्रोहिबिशन और सर्सियोरेरी यानी प्रतिषेध और उत्प्रेषण रिट जो होती है न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के विरुद्ध जारी होती है, यानी कार्यपालक निकाय जो होगा उसमें नहीं जारी होगी। क्या बता रहे हैं आप लोग? प्रोहिबिशन रिट जो है ऑप्शन नंबर ए सही होगा ना, नहीं हो सकती किसके विरुद्ध? तो कार्यकारी निकाय के विरुद्ध नहीं हो सकती। नेक्स्ट है कि प्रतिषेध रिट के द्वारा किसके द्वारा जारी की जाती है? अधीनस्थ न्यायालयों के विपरीत, अधीनस्थ न्यायाधिकरणों के विपरीत, प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के विरुद्ध, अधीनस्थ न्यायालयों न्यायाधिकरणों के विरुद्ध। हलवा क्वेश्चन हो गया। प्रतिषेध रिट अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधिकरणों के विरुद्ध। निम्नलिखित में से कौन प्रतिषेध रिट का आधार नहीं है? अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता के बाहर किया गया कार्य, मूल अधिकारों का अतिलंघन, राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन, विधि की त्रुटि जो अभिलेख को देखने से ही प्रकट होती है। कौन प्रतिषेध रिट का आधार नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन। ये प्रतिषेध रिट का आधार नहीं है। मूल अधिकारों का उल्लंघन, तो गलत क्वेश्चन ही लग रहा है। चलिए, अगर एक ऑप्शन चुनना हो तो सी चुन सकते हैं, सही है। ठीक है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेषण रिट का आधार नहीं है? उत्प्रेषण रिट, अधिकारिता का अभाव, अधिकारिता का दुरुपयोग, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण, नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य का प्रकटीकरण। क्या सही है इसमें? उत्प्रेषण रिट का आधार नहीं है। कौन सा? नए और महत्वपूर्ण साक्ष्य के प्रकटीकरण के आधार पर उत्प्रेषण रिट जारी नहीं होती। ये पुनर्विलोकन की बात करता है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उत्प्रेषण रिट द्वारा ठीक किया जा सकता है,
तथ्य की गलती को, साक्ष्य की गलती को, प्रथम दृष्टया विधि की गलती को, उपरोक्त सभी। इसमें आ जाएगा प्रथम दृष्टया विधि की गलती। अधिकारिता से बाहर जाना ये विधि का प्रश्न है ना। अधिकारिता से बाहर जाना, नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन करना, तो अधिकारिता से बाहर जाने पर ही होता है मूलतः। तो मूलतः ये जो होता है ना, विधि की गलती के संबंध में होता है। चलिए आज का सेशन इतना ही रहने देते हैं, फिर कल हम लोग 12:30 बजे मिलेंगे। कल 12:30 बजे मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खत्म हो जाए। हाँ, आज मैं बताऊं जो शाम को 6:30 बजे से मैं हिंदू लॉ की बात कर रहा था, आज तारीख हम लोगों की 26 है ना, तो आज शाम को नहीं रखते हैं हिंदू लॉ, आज केवल 9:30 बजे वाली ही क्लास रहेगी। तो इतना ही रहने दीजिए। और ये बताइए, आप अपने सुझाव दीजिए कि क्या ये ठीक है, स्पीड वगैरह प्रॉपर है, आप लोगों को ये सुविधा नहीं हो रही, या फिर अगर आपका कोई सुझाव हो कि और ज़्यादा अच्छा कुछ किया जा सकता है तो वो भी बताइए। 6:30 बजे वाली क्लास आज नहीं रखते हैं बेटा। 6:30 वाली क्लास आज नहीं रखते हैं। मैं आज शब्दों का जो प्रयोग करता हूं वो सिर्फ लाइव वाले बच्चों के लिए है। अब रिकॉर्डेड क्लास अगर आप 1 महीने बाद देख रहे हैं तो उस दिन शाम को आज मत समझ लीजिएगा। अब ये नहीं कि आप 1 महीने बाद ये वीडियो देखें तो सोचे कि आज शाम को नहीं चलेगी, अब उस दिन चल हो सकता है चली। चलिए ठीक है, फिर कोशिश करेंगे बेटा कि कल एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ खत्म हो जाए। अब भले ही 10-20 मिनट एक्स्ट्रा लेना पड़ जाए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सोचेंगे कि कल खत्म हो जाए। और अगर मान लीजिए नहीं होता है, ज़्यादा टाइम लगने लगता है, तो फिर हम लोग एक सेशन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का और बना लेंगे, फिर उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के ही तो प्रश्न आपको नहीं मिलते हैं, ज़्यादातर जगहों पर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के प्रश्न मिलते नहीं। अनअकैडमी पर बेटा क्लास लूंगा मैं, ये माइनर एक्ट के, मेजर एक्ट के एमसीक्यू में कराऊंगा, लेकिन कुछ इस पर और कुछ इस पर, तभी कंप्लीट हो पाएगा, नहीं तो आपका एग्जाम आने तक कंप्लीट हो नहीं पाएगा बिहार के परीक्षा। चलिए, सादर धन्यवाद आप सभी को। 500 नहीं होंगे, कम होंगे, कम है 300। संजय वर्मा जी भी हैं, तो संजय वर्मा आप तो मेंस दीजिए, आप कहें इसमें परेशान हैं। ठीक, बाय बाय, थैंक यू।